आज हम कक्षा 12 उसका पाठ छठा विषय हिंदी, उसके लेखक छठा पाठ है घर और उसके लेखक है भोलाभाई पटेल। डॉक्टर भोलाभाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। उनका जन्म सन 1934 ईस्वी और उनका मृत्यु सन 2012 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर भोलाभाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। उनका जन्म मेहसाणा यानी गुजरात निकट सोजा गांव में हुआ था। बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में बीए की उपाधि प्राप्त की। गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में प्रोफेसर थे। डॉक्टर भोलाभाई पटेल की प्रमुख रचना में अधुना, विदिशा, कांचनजंगा, अग्नेय एक अध्ययन आदि है। उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुजराती साहित्य सभा की ओर से रणजीतराम सुवर्णचंद्रक, हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान, भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक शहर में स्थायी होने से गांव के घर को बेच देने का विचार करते हैं। वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था। घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने जाते हैं। लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लगती है। अंत में घर न बेचने का निर्णय लेते हैं। घर केवल 4 दीवार और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन भावनाओं का प्रतीक भी होता है। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। लेखक और उनका जो परिवार है वो शहर में रहने के लिए चला गया था और वहाँ रहने के बाद वो सोचते हैं कि हमारा जो ये पुराना घर है वो हम क्या करें, बेच दें। जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहाँ के पुराने पड़ोसी तब शहर में रहने लगे थे। लेखक का घर जिस मोहल्ले में था वहाँ के उनके जो पड़ोसी थे वो भी अब शहर में चले गए थे। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे। कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपना घर क्या किया था, बेच भी दिया था। इसलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता। कभी कभार लेखक और उनका परिवार क्या करता था, शादी का प्रसंग होता या किसी की मृत्यु होती तब उस घर में जाते थे और वहाँ पर रहते थे। छुट्टियों में भी वो जाते थे, लेकिन उनको बेढंगा लगता था। नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बन पाया है। कई लोग नए भी आकर यहाँ रहने लग गए थे उनके मोहल्ले में, लेकिन उनके साथ उनका कोई रिश्ता बना नहीं था। वे हमें भी आगंतुक ही मानते थे, कोई मेहमान थे ऐसा वो बर्ताव करते थे। इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण भी रहा नहीं था। लेखक को ज़्यादातर कोई आकर्षण उस घर में रहा नहीं था। बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा था। घर जो था वो बंद रहता था, इसलिए जर्जरित हो रहा था। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था। बरसात की ऋतु में क्या होता था, छप्पर से पानी घर के अंदर आता था, जिससे घर की एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। ज़्यादा पानी पड़ने से घर के में के छत पर क्या हुई, दरारें पड़ गई थी। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते थे। ढेर सारा कचरा दालान और आंगन में बढ़ जाता था। इसलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया। उनकी माँ जो थी वो क्या हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। तो उन्होंने तय किया कि चलो माँ की अनुमति लेकर हम इस घर को क्या करेंगे, बेच देंगे। और बेचने का उन्होंने पक्का इरादा कर दिया। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए। उनको अच्छा कोई ग्राहक मिलता तो एक गाँव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की बात वो करके वो क्या हुए, शहर आ गए। फिर एक दिन ऑफर आया भी सही, एक दिन ऑफर भी मिला, कोई ग्राहक उनको मिल चुका। ऑफर ठीक था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था। इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं रहा। जो आदमी खरीदने वाला था घर वो अच्छा और भरोसेमंद था, इसलिए आने काने की कोई बात ही नहीं हुई। परंतु उसी क्षण से मन में टीस सी उठी, लेकिन उनके मन के अंदर थोड़ी सी पीड़ा भी उठी। बार बार मन को व्यग्र बनाता विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। बार बार लेखक के मन में यही ख्याल आता कि ये पुराना घर है वह उसको हम क्यों बेचें।
3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनवाया था। देखा कहते कि 3-4 पीढ़ियों से मिट्टी का कमरा था, लेकिन उसके स्थान पर पिताजी ने बड़ी मेहनत करके पक्का ईंटों वाला मकान बनाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजदूरी करके घर बनाया था। घर के सारे लोगों ने मिलकर मजदूरी करके ये घर बनाया था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे। खुद पिताजी ने बैलगाड़ी चलाई थी और उनमें ईंटें लेकर आए थे। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोदकर लाए थे। उन्होंने क्या की थी? माटी का गारा बनाने के लिए आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी खोदकर स्वयं लेकर आए थे। मेरी माँ ने सतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। उनकी माँ ने भी सतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते। अब जो है लेखक शहर के अंदर नया मकान बनाते तो सुपरवाइजरों की देखरेख में बनाते थे, तो उनके माता और पिता इस गांव के अंदर उन्होंने कैसे घर बनाया था, कैसे मेहनत करके बनाया था, उन सारी बातों को याद करते भावुक भी हो जाते थे। इसी घर में ही हम सभी भाई बंधुओं का जन्म हुआ था। इस पुराने घर के अंदर भी लेखक और उनके भाई बहनों का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ। लेखक की शादी और उनकी शादी का जीवन भी इसी घर में हुआ और उसी कमरे में हमारी संतानों का भी जन्म हुआ। लेखक की संतानें भी इसी घर में पैदा हुई। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, ये घर उसका साक्षी था। उनके घर के अंदर अच्छे भी प्रसंग आए और बुरे भी, और ये घर उनका क्या था? गवाह था। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटका कर गाँव की पाठशाला में पढ़ने के लिए गए थे। गाँव के आंगन में लेखक खेलते भी रहते थे और एक दिन गांव को पार करके एक थैला लटका कर कंधे पर वो गांव की पाठशाला में पढ़ने के लिए भी गए थे। एक दिन उसी गांव को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए। फिर जो है गांव में अच्छी स्कूलें नहीं थी तो लेखक को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना पड़ा। एक दिन उसी गांव को पार कर शहर में जाकर बसे और एक दिन ऐसा भी आया कि आंगन या घर को छोड़कर हमें शहर में बसना पड़ा। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह और मंडप भी बंधे थे। इसी घर के अंदर उनके भाई बहनों के विवाह भी हुआ, उनका मंडप भी बंधा, मानी शादी भी हुई। यही बिरादरी वालों के साथ झगड़े भी हुए और स्नेह मिलन भी हुए थे। कई कबार अपने स्नेहीजनों से इसी घर में उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ और उनके साथ मिलाप भी हुआ। यही पड़ोसियों के साथ ऊँची आवाज़ में बोला चाली और झाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्राम कथाएँ भी हुई थी। लेखक कहते हैं कि इसी घर के अंदर पड़ोसियों के साथ कभी कभार ऊंची आवाज़ में बोलाचाली भी हुई थी और कभी कभार ठंडी के मौसम में आग के पास बैठकर हम अच्छी विश्राम कथाएँ भी करते थे। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया, बैल, बछड़े भी बांधे जाते थे। लेखक कहते हैं कि कई पशुओं को हमने अपने आंगन में बांधा था, जैसे भैंस है, बैल है इत्यादि। इसी घर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लोप कर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएँ हुई थी। लेखक कहते हैं इसी दालान के मानी खुले जगह पर मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु भी हुई थी और उसी चीज़ को गोबर से लिप कर पर उन्होंने क्या किया था, उनको सुलाया भी था, उनकी पूजाएँ भी की थी। और कुछ वर्ष पहले ही मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया। उनके पिता की मृत्यु भी इसी घर में हुई। हमारे घर के दोनों और दूसरे घर हैं। लेखक कहते हैं हमारे आसपास दूसरे घर हैं। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है। लेखक कहते एक घर जो है वो हमारे निकट के साथी का है, लेकिन वो आज क्या है? बंद। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। लेखक कहता है कि मेरा एक मित्र है जो रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करता है, देश के अनेक स्थलों पर घूमा और घूमने के बाद वो क्या करता है, अहमदाबाद में आ जाता है और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती है। उसके बाद का जो मकान था उसके अंदर उनकी काशी बुआ रहती थी। उनकी भी मृत्यु हो गई, कई साल हो चुके। वर्षों तक जहाँ वे रेत की घड़ी लेकर रोज सामायिक करती, उस दालान में अब तोंद वाला बारूद सोता दिखाई देता है। लेखक कहते हैं कि वो जो दादी थी, बुआ थी, वो हर रोज़ सामायिक मानी धार्मिक कथाएँ करती थी और उस दालान में अब क्या है,
बड़े पेट वाला एक आदमी बाहर जो है वो सोता दिखाई देता है। सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा। उनके घर के सामने जो मकान था उसमें एक प्रौढ़ व्यक्ति रहता था, लेकिन बेचारे की शादी नहीं हुई, वो कुंवारा ही मर गया। उसके बाद जिसने वो मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसियों पर हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। लिखा कहते हैं कि वे जिसने भी उस मकान को खरीदा तो वह हक करने लगा पड़ोसियों के साथ, और एक दिन ये भी हुआ कि वो मकान भी ज़मींदोज़ हो चुका। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है। अब एक नया मकान बना है जो नई दिशा के साथ बना हुआ है। इस तरह सब क्या है, बदल चुका है। फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। लेखक को बार बार यही विचार आता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। पुराना है तो भी है, लेकिन है तो पुश्तैनी घर। वो कहते हैं पुराना है लेकिन क्या है, पुश्तैनी घर है, पीढ़ियों से चला आने वाला घर है। वह घर है 4 दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है। वो घर तो है लेकिन उसमें ना तो कोई 4 दीवार है ना तो कोई छप्पर है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा भी जा सकता है, परंतु घर, लेकिन प्रश्न करते हैं कि मकान जो है पैसों से खरीदा भी जा सकता है, उसे बनाया भी जा सकता है, पैसे लेकर उसको बेचा भी जा सकता है, परंतु घर जिसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं उस घर को हम कभी बेच सकते नहीं हैं। घर तो एक क्या है, भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी क्या है, अच्छी है। लेखक कहते कई लोगों के पास घर भी नहीं होते लेकिन घर बनाने की भावना होती है, वो बात अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। घर जो है वो पैसे से खरीदा या बनाया भी जा सकता नहीं है। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वो बना रहे। इसलिए लेखक सोचते हैं कि चाहे मेरा घर पुराना हो जाए, चाहे वो जर्जरित हो जाए, चाहे वो गिर भी जाए, लेकिन वो वैसा का वैसा बना रहे, उसे हम बेचेंगे नहीं। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब क्या है, भावुकता है। दूसरी ओर मन ये सोचने लगा कि ये तो मात्र भावुकता है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है। मन ये भी ख्याल करता है कि अगर गांव में जाना ही नहीं है तो गांव में घर रखने का क्या मतलब है। अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे कि फिक्स डिपॉजिट में रखे तो भी काम आ सकते हैं। लेखक सोचते हैं एक और कि चलो पैसे मिल रहे हैं, उसका फिक्स डिपॉजिट भी कर देंगे। अंत में निकाल देने का ही क्या किया, निर्णय किया। अंत में उन्होंने तय कर दिया कि अब घर को हम बेच ही देंगे। परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। घर बेचने से पहले सब भाई इकट्ठे हुए और सभी ने यही निर्णय किया कि चलो घर बेचने से पहले हम एक बार सब सपरिवार क्या करें, उस घर में रहने के लिए जाए। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह लें। सोचते कि अब फिर से उस घर में जाना नहीं है, बेच ही देना है, तो चलो एक साथ मिलकर रहें। और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला। कई सालों के बाद वो बंद हुआ घर उन्होंने खोला। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह सुना घर गूंजने लगा। ये पहले घर कैसा था, सुना सुना था, कोई रहता नहीं था। अब परिवारजनों से आने से घर गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। पुराने दिन वापस लौट आए थे। लेखक को अपने पुराने दिनों की याद वापस आ गई। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती थी। लेखक कहते हैं कि पिताजी की जैसे ही मृत्यु हुई उनकी माँ उदास रहने लगी थी। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। घर के अंदर अच्छे सामाजिक प्रसंग भी होते थे लेकिन फिर भी वो उसमें ज़्यादा रुचि लेती नहीं थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न रहने लगी। जो माँ पहले उदास रहती थी वो इसी घर में आकर क्या होने लगी, प्रसन्न रहने लगी। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर पहली बार कखारा लिखा और जहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहाँ जाकर मैं बैठा। लेखक कहते हैं कि अब जो है मुझे ये घर की प्रत्येक दीवारें जो है मुझे बुलाने लगी। जहाँ मैं वर्षों पहले दालान में बैठता था, जहाँ बैठकर मैंने पहले ही कखरा सीखा और जहाँ बैठकर मैंने उच्च शिक्षा के ग्रंथ भी पढ़े, वहाँ जाकर फिर से मैं बैठने लगा। वहाँ बीच से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी कि एक तो इतने दिन बाद आए और बस
हमेशा के लिए जा रहे हो? मानी वो जो दीवार थी वो ये कहने लगी कि अरे तुम तो कितने दिन बाद आए और बस अब हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं व्यग्र हो गया। लेखक जो है उदास हो गए, व्याकुल हो गए। आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। अब वहाँ खाली नाद थी, खूंट थे, परंतु डोर डांगर नहीं थे। वो खुली मैदान में बैठ गए, लेकिन वहाँ पर कोई डोर डांगर नहीं थे। परंतु अब उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंबाने लगे। लेकिन जैसे वो बैठते हैं खटिया में तो उनको सारे पशु दिखाई देने लगे। मैं एकदम खड़ा हो गया। अचानक से वो खड़े हो गए। शून्य आंखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की यह खपरेल कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुना है। जब भी बारिश होती तो लेखक पानी का संगीत सुनते रहते थे। यहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी। लेखक देखते हैं कि यहाँ पर तोरण बंधे हुए थे और यहाँ पर ही मेरी बहनें मंडप में विवाह के समय बैठी थी और यहीं दादी, दादा और पिताजी की अर्थियाँ बंधी थी। ये वही जगह है जहाँ पर उनके दादी, उनके दादा और उनके पिताजी की अर्थियाँ बंधी हुई थी। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रूंध सा गया हो। लेखक कुछ बोल पाते नहीं। घर के अंदर के कमरे में गया। बंद जर्जरित कमरा अधिक मुखर होने लगा। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों और पिटारों से भरा रहता था। लेखक जिस कमरे में गए उनको याद आया कि यह कमरा जो था पहले अनाज से भरा रहता था, जिसमें मिट्टी की कोठियाँ थी और पिटारों से भरा रहता था। बस अब तो कब का निकल गया है। परंतु अभी भी कोने में दही बिलोने का बड़ा एक मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटकी है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी यहीं पर जन्मी थी, लेकिन अब क्या। बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे वहाँ से होकर फिर मैं दालान में आता हूँ। माँ अकेली बैठी है। लेखक देखते कि दालान के अंदर उनकी माँ क्या है, अकेली बैठी है। सब इस समय इधर उधर है। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ क्या कर रही है, अंदर बैठकर रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है और कम सुनाई देता है। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा नहीं लगता। लेखक को लगता है कि उनकी माँ ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं है। मैंने पास जाकर पूछा, यह क्या, तू रो रही है? लेखक पूछते कि माँ तू क्यों रो रही है? और वह जोर से रो पड़ी, यह घर। बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पड़ी। उनके अंदर से दो ही शब्द निकले कि यह घर, और वो ज़्यादा बोल ही नहीं पाई और रोने लगी। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी उतना माँ इस समय रो रही थी। जब पिताजी की अवसान हुई तब वो रोई नहीं थी, लेकिन आज जो है वो उससे ज़्यादा रोने लगी। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूँ, तब तक मत निकालो। वो सिर्फ इतना ही बोल पाई कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर को निकालो नहीं। मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ, फिर तुम लोग जो चाहो करो। वो कहते कि अब मैं ज़्यादा दिन रहने के लिए नहीं हूँ, कभी भी मेरी मौत हो सकती है, इसलिए तुम लोग जो चाहो मेरी मौत के बाद करना। परंतु माँ तूने ही तो कहा था। लेखक कहते हैं तूने ही कहा था कि घर तुम क्या करो, बेच दो। कहा होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद नहीं, इसे तुम मत बेचो। उनकी माँ कहती कि इस घर को तुम बेचना नहीं। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था, वो रोती ही रही। माँ को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। लेखक कहते कि माँ जब रोती है तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन साथ साथ आनंद भी हुआ। लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत है। वो कहते हैं उनको लगा कि अभी भी उनका हृदय क्या है, जीवंत है। इस घर को देखकर उसे अभी जगत में, जीवन में क्या है, रुचि है। लेखक को लगा कि वो अभी मरने वाली नहीं है। हम तो मान बैठे थे कि अब तो माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उसका यह गहरा राग देकर लगता है कि वो अभी ज़्यादा दिन जिएगी। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था। लेखक जो है अपने आप को अपराधी मानते थे कि ये मैंने क्या निर्णय किया कि घर को बेच दे। परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था। इकरारनामा भी हो चुका था, लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकालते ही मौन हो जाता था। लेकिन जैसे ही माँ को रोता हुआ देखा, किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो घर को बेच देने की बात करे। सभी लोग मौन रहते थे। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। उनका छोटा भाई जो है मकान खरीदवाने वाले व्यक्ति को लेकर आता है। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठ गए। सभी लोग माँ के आसपास बैठे थे। माँ को समझाने का प्रयत्न भी कर रहे थे कि हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही क्या करेंगे, बनाएंगे। सभी लोग उनको माँ को समझाते हैं
कि माँ हम इससे भी अच्छा और बढ़िया नया मकान इसी गांव में क्या करेंगे, बनाएंगे, इसी घर के पैसों से। तुम कहोगी वैसा ही घर हम क्या करेंगे, बनाएंगे। माँ ने कहा मैंने इस घर की छाती तक ईंटें चढ़ाई हैं। माँ कहती है कि मैंने ऊपर तक ईंटें क्या की थी, चढ़ाई थी। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से इस घर को बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु ये घर तो क्या है, मेरा है, मेरी मेहनत से बनाया हुआ है। वो आगे कुछ बोल पाती नहीं। छोटा भाई समय की नज़ाकत समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा कि भाई कुछ समय के लिए तुम क्या करो, रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मैंने देखा कि हम सबकी छाती पर से एक पत्थर सा हट गया। लेखक जो है बहुत खुश हो गए कि हमारे दिल पर जो बड़ी मुसीबत थी घर को बेचने की, अब थोड़ी सी हट गई है। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुँह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। लेखक कहते कि बरसात के बाद जैसे आकाश खुला हो जाता है, वैसे माँ का जो मुँह है वो जर्जरित होते हुए भी हंस रहा था। अदृश्य गुरु देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ था। मानी घर के अंदर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कोई घर का देवता ही यहाँ पर प्रसन्न होकर क्या था, खड़ा हुआ था। तो घर जो है वो पैसे से नहीं बनता है, लेकिन भावनाओं से बनता है। ये बात लेखक हमें क्या करते हैं, समझाते हैं। लेखक कहते हैं कि घर को बेचा भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है पैसों से, लेकिन घर जो है वो पैसों से नहीं होता, वो किससे होता है, भावुकता से होता है, भावनाओं से रहता है।